हेलो बच्चों, ये है आप लोगों का चैप्टर 2 बीओ का होम ट्रेड सेकेंड सेल्स लिटरेचर एंड मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स। यहाँ पे क्या था कि पहले तो मीनिंग ऑफ सेल्स लिटरेचर इन्होंने बताया। मीनिंग ऑफ सेल्स लिटरेचर का मतलब है अट्रैक्टिव सेल्स लिटरेचर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ सिक्योरिंग बिजनेस। हमारा जो एक तरीके से विज्ञापन ही हुआ सेल्स लिटरेचर, मतलब अपने विक्रय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कागज़ का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि अगर अट्रैक्टिव सेल्स लिटरेचर हमारा होगा तो वो बिजनेस हमें ला के देगा। इशू एट रेगुलर इंटरवल कलर्ड एंड ब्यूटीफुल लिटरेचर ऑफ वेरियस सॉर्ट्स एंड डिस्क्रिप्शंस और द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिग बिजनेस हाउसेस। ये लोग क्या करते हैं, लगातार हर जो है कलरफुल सुंदर लिटरेचर जो है, कागज़ की चीज़ें जो हैं वो बनाते रहते हैं, बांटते रहते हैं बिग बिजनेस हाउसेस जो भी होते हैं। दिस इज़ डन विद अ व्यू टू कीप द एक्चुअल एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ द आर्टिकल्स कमिंग इन द मार्केट, स्पेशल एडवांटेज ऑफर, ट्रेंड ऑफ प्राइसेस एक्सेट्रा। इनकी मदद से ये अपने जो इनके कस्टमर्स हैं उनको नए नए ट्रेंड बताते रहते हैं, नए नए एडवांटेजेस बताते रहते हैं, डिस्काउंट्स बताते रहते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ सच लिटरेचर कैन बी रियलाइज फ्रॉम द फैक्ट दैट द बिजनेसमैन हु कैन इशू अट्रैक्टिव टाइमली एंड अपीलिंग लिटरेचर सी देयर सेल्स माउंटिंग अप। इन्होंने कहा कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी बिजनेसमैन इस तरीके से अट्रैक्टिव, समय पर आकर्षक और कुछ बताने वाला लिटरेचर, साहित्य समय समय पर देता रहता है, उसकी बिजनेस ऊपर जाती है, और जो ऐसा नहीं करता उसका बिजनेस गिर जाता है। अब काइंड्स ऑफ अट्रैक्टिव सेल्स लिटरेचर इन्होंने बताया। पहला सेल्स लिटरेचर हो सकता है हमारा एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर मैगजीन अगर देखो तो ये आधे से ज़्यादा विज्ञापन से ही भरी होती हैं। इनमें सभी बिजनेस हाउसेस का सेल्स लिटरेचर ही होता है, ठीक है। ऐसे एडवर्टीजमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत सारे कस्टमर, चूँकि न्यूज़पेपर तो मिलियंस ऑफ करोड़ों लोगों के सामने जाता है, तो जो लोग इनको देखते हैं तो इनके विषय में जानते हैं तो खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं। अब भारत के जो लीडिंग डेली न्यूज़पेपर हैं जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और तमाम वीकली जो हफ्ते में आती हैं, इस तरीके के इनमें सब में निकलता रहता है। दूसरा हो गया नोटिसेस। प्रेस एडवर्टीजमेंट के अलावा हैंडबिल्स मतलब छोटे छोटे पंपलेट टाइप के जिनको हम कहते हैं, ये भी बिजनेस हाउसेस जो है ये भी डेली निकलते रहते हैं। इसमें नोटिसेस को जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये भी एक विज्ञापन का तरीका है, बहुत महंगा नहीं होता है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि इसका सर्कुलेशन जो है वो लिमिटेड एरिया में ही होता है, ठीक है, क्योंकि एजेंट के थ्रू या लोगों के थ्रू या पोस्ट के थ्रू ये भेजा जा सकता है तो कुछ ही लोगों तक जा सकता है। तीसरी चीज़ है सर्कुलर जो होते हैं ये विशेष स्थान रखते हैं आजकल के सेल्स लिटरेचर में। इसमें क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी वस्तु से रिलेटेड अगर है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर या होने वाले कस्टमर के पास ही भेजते हैं। होलसेलर, मैन्युफैक्चरर ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं। सर्कुलर लेटर जो होते हैं वो बहुत बड़ी स्केल पे अपने क्लाइंट्स को भेजे जाते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मान लो कोई फर्म एक कोई नया टाइप की गुड्स जोड़ रही है अपनी प्रोडक्शन लाइन में, तो इस बात को बताने के लिए वो सर्कुलर लेटर जो है वो इशू करेगा, सबके पास भेजेगा। फिर आता है कैटलॉग जो होता है वो एक कंप्लीट लिस्ट होती है बिजनेसमैन की, जिसमें वो डील करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई बिजनेसमैन जिन चीज़ों का व्यापार करता है उन सब की कंप्लीट लिस्ट होती है, ठीक है, जो कस्टमर को ऑफर कर रहा है। द ओपिनियन ऑफ सर्टन रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु हैव लाइक द आर्टिकल्स। इसी में लोगों की ओपिनियन वगैरह भी होती हैं कि जिन लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया वो नीचे लिखा हुआ होता है इनका, ठीक है। कैटलॉग्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सभी बिजनेस हाउसेस जो है इशू करते हैं, हर साल इशू करते हैं। कैटलॉग जो होता है वो केवल एक इन्फॉर्मेशन होता है उन वस्तुओं की जिसमें बेचने वाला डील कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस कीमतों पर जो कैटलॉग में लिखी हुई हैं उन कीमतों पर बेचने के लिए सहमत है।
अगला नंबर है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये भी यूज़ किया जाता है कॉमर्शियल सेल के लिए। प्राइस लिस्ट में क्या होता है, गुड्स की एक लिस्ट होती है, बिजनेसमैन बनाता है और इसमें प्राइस भी लिखा होता है कि कितने रुपए वो चाहता है इस वस्तु के लिए। ठीक है, तो इसमें जैसे होता है प्राइस लिस्ट में नॉर्मली जो है वो कस्टमर ये वो सेलर जो है वो ये बात लिख देता है कि ये प्राइस लिस्ट कब तक वैलिड है, कि मतलब इतने दिनों के अंदर अगर ले लिया तो ये कीमत पे हम बेचने के लिए सहमत हैं। और नीचे ये भी लिख सकता है कि कीमतें बदल सकती हैं, ऐसी बातें भी लिख सकता है, जैसे एक प्राइस लिस्ट का स्पेसिमेन दिया हुआ है। ठीक है, फिर आता है प्राइस करंट। प्राइस करंट एक ऐसा पेपर होता है जो करंट मार्केट प्राइस को बताता है किसी वस्तु की, जिस तारीख को वो इशू हुआ है उस तारीख की कीमत उसमें होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है कि प्राइस लिस्ट और प्राइस करंट में क्या अंतर हो सकता है कि प्राइस करंट हमारा आज की मार्केट का रेट है कि आज हम कितने रुपए में बेच देंगे, और जबकि प्राइस लिस्ट जो है वो एक टाइम तक के लिए होती है कि इतने दिनों में अगर आप खरीदते हैं तो इतने रुपए में मिल जाएगा, बाकी प्राइस बदल भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे लिखा हुआ है इसमें इट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट द पर्सन इशूइंग इट इज प्रिपेयर्ड टू सेल द आर्टिकल एट द स्टेटेड प्राइस। ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी इसको इशू कर रहा है तो ये बेचने के लिए की गई हो। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइस करंट इज जस्ट टू लेट द कस्टमर नो द टेंडेंसी ऑफ प्राइस इन द मार्केट। प्राइस लिस्ट जो होती है वो केवल लोगों को ये बताने के लिए होती है कि मार्केट में प्राइस की टेंडेंसी ये है। ये ज़्यादातर बड़े मर्चेंट हाउसेस द्वारा इशू किए जाते हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वीट धारा ₹1280 to 1325, फार्म वीट ₹950 to 1020। मतलब धारा का जो गेहूं है वो 1280 से लेके 1325 तक उपलब्ध है। ठीक है, 950 से 1020 तक। तो ऐसे इसमें इस तरीके से प्राइसेस दिए जाते हैं। और फिर आगे एक अंतर भी लिखा हुआ है, अंतर ज़्यादा क्लियर है। प्राइस लिस्ट है, इट इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल दोज कमोडिटीज़ इन विच द ट्रेडर डील्स। प्राइस लिस्ट का मतलब हो गया कि वो सारी कमोडिटी की लिस्ट है जिसमें वो बिजनेसमैन कर रहा है, काम कर रहा है, अपना बेच रहा है। प्राइस करंट क्या है, इट इज़ द लिस्ट ऑफ करंट प्राइस ऑफ द मार्केट। ये मार्केट में आज के प्राइस के विषय में बता रहा है। प्राइस लिस्ट का ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज द सेल बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ गुड्स टू कस्टमर। उसका उद्देश्य है कि अपने कस्टमर्स को बता सके कि क्या क्या सामान उसके यहाँ है जिससे कि उसका सेल बढ़े। जबकि प्राइस करंट का जो उद्देश्य है वो ये बताना है लोगों को कि प्राइस में इस तरीके से फ्लक्चुएशन यहाँ से यहाँ तक हो रहे हैं। रिलेशन, इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस इटसेल्फ, इट इज़ नॉट प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर। जो प्राइस लिस्ट है वो बिजनेस के लिए है खाली, वो लोगों तक नहीं भेजी जाती। जबकि जो प्राइस करंट है वो जो है वो जनरल मार्केट की एक इन्फॉर्मेशन है और ये न्यूज़पेपर में प्रिंट कराई जाती है। बाउंडेशन, अ ट्रेडर इज़ बाउंड टू सेल गुड्स एट द प्राइस प्रिंटेड इन द प्राइस लिस्ट। जो विक्रेता है वो इस बात के लिए बाउंड है कि वो माल को उस कीमत में बेचे, जबकि प्राइस करंट में वो बाउंड नहीं है कि वो प्राइस करंट के हिसाब से कीमत से माल बेचे। फिर आता है फर्म ऑफर। कुछ लोगों ने ये प्राइस लिस्ट और प्राइस करंट के विषय में पूछा था, कन्फ्यूज़न थी, तो ये पहले चैप्टर की ही पार्ट हैं एक तरीके से समझ लो, इसीलिए इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है जिससे कि सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएं। हिंदी वाली किताब में शायद ये सब पहले ही चैप्टर में है। अब फर्म ऑफर क्या होता है, When a businessman offer to sell certain goods in a given quantity at a certain price to another businessman, it is known as the firm offer. जब कभी फर्म कोई इस तरीके का सौदा करती है कि अगर ये सामान तुम इतनी मात्रा में खरीदोगे तो हम इस रेट पे दे देंगे, इस तरीके के ऑफर को हम फर्म ऑफर कहते हैं। The kind of offer is generally given by a businessman when their stocks are accumulated or when they want to improve their liquidity position. ये नॉर्मली बिजनेसमैन कब करते हैं, जब उनको लगता है कि उनका स्टॉक एक्यूमुलेट होता जा रहा है, मतलब इकट्ठा होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, अब वो उसे हटाना चाहते हैं, या इसके अलावा वो अपनी लिक्विडिटी पोजीशन इम्प्रूव करना चाहते हैं। लिक्विडिटी का मतलब कैश, कैश का मतलब हो गया स्टॉक का कन्वर्जन इनटू कैश। ठीक है, जब वो स्टॉक को बदल करके रुपए में बदलना चाहते हैं तो नॉर्मली ये करते हैं।
Generally, the firm offers contains a date by which the offer may be accepted, and after the expiry of the date, the person making the offer becomes entitled to sell the goods to somebody else. नॉर्मली इसमें क्या होता है कि फर्म एक डेट मेंशन होती है फर्म ऑफर में कि इस डेट तक अगर ख़रीदते हैं तो हम दे देंगे, लेकिन अगर वो डेट बीत गई, अब वो बिजनेसमैन अपना फ्री है, वो बेच सकता है किसी भी कीमत पे, किसी भी प्रकार से. इफ़ नो सच डेट इज़ गिवन, द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी कंटिन्यूड विद इन अ रीजनेबल टाइम. अगर डेट नहीं दी हुई है तो एक निर्धारित समय तक वो चलती रहती है, वो माना जाता है फर्म ऑफर वैलिड है. द पर्सन मेकिंग द फर्म ऑफर बाइंड्स हिमसेल्फ टू एक्सेप्ट एन ऑर्डर सेटिस्फाइंग द कंडीशन देयरऑफ. जो फर्म ऑफर में कंडीशन लिखी हुई है उसको मानने के लिए बाध्य होता है बेचने वाला. Sometime a firm offer is sent to several businessmen. In such a case, the offer is made subject to the goods being unsold. कभी कभी बिजनेसमैन इन ऑफर को कई दूसरे बिजनेसमैन को भेज देता है. ऐसे केस में इसके ऊपर एक क्लॉज लिख दिया जाता है, सब्जेक्ट टू द गुड्स बीइंग अनसोल्ड, कि ऑफर तब तक वैलिड है जब तक कि गुड्स हमारी बिना बिकी हैं हमारे पास, या ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस, या एक्सेप्टेंस कोई मिल जाती, स्वीकृति कोई मिल जाती, तब तक वो वैलिड है. सच एन ऑफर इज नोन एज सब्जेक्ट ऑफर. इसको सब्जेक्ट ऑफर कहते हैं. इन दिस काइंड ऑफ ऑफर, इफ द कस्टमर वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर, ही मस्ट कम्युनिकेट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इस प्रकार के ऑफर्स में जब कभी ऐसा फर्म ऑफर होता है तो कस्टमर को ये चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी बिना टाइम बर्बाद किए हुए बिजनेसमैन को अपनी बात बता दे कि हाँ, हम इतनी क्वांटिटी गुड्स खरीद रहे हैं. फिर अगला नाम था टेंडर. टेंडर जो होता है वो एक रिटन ऑफर होता है. किस बात का? कि हम कोई आर्टिकल, कोई चीज़ इस प्राइस पर आपको उपलब्ध करा सकते हैं. गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, बिग बिजनेस हाउसेस, ये जो है ये ज़्यादातर टेंडर जो है मंगवाते रहते हैं. ठीक है, कोई काम इन्हें करवाना है, कोई वस्तु इन्हें खरीदनी है तो टेंडर नॉर्मली मंगवाते रहते हैं. फिर अगला एस्टीमेट. एन एस्टीमेट इज ए रिटन ऑफर टू कैरी आउट सर्टेन वर्क एट सर्टेन प्राइस एंड इट कंटेन्स टर्म्स स्टेटेड देयर. एक एस्टीमेट जो होता है एक रिटन ऑफर होता है जो किसी काम को एक निश्चित कीमत में कराने के लिए कहता है, और उसकी शर्तें जो होती हैं, जो नियम होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, उस पर लिखी हुई होती हैं. Estimate is invited in respect of the construction work and not for commercial purpose. ज़्यादातर एस्टीमेट जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इनवाइट किए जाते हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं किए जाते. जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री, ये सब बनवाना है, इन सब चीज़ों के लिए. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टीमेट इज दैट द प्राइस कोटेड फॉर द जॉब आर सब्जेक्ट टू चेंज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. इसमें नॉर्मली ये होता है कि इसके जो प्राइस हैं वो बदल सकते हैं वर्क पूरा होने के बाद भी. इफ़ द कॉस्ट इज़ मोर देन द एस्टीमेट, अगर लागत ज़्यादा है एस्टीमेट से या कम है तो जो अमाउंट है वो उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा. फिर आगे आता है कोटेशन. कोटेशन एक स्टेटमेंट होता है जिसमें टर्म्स और प्राइसेस लिखे हुए होते हैं जिस पे कोई आदमी बेचने के लिए या बनाने के लिए तैयार होता है. फिर एक डिफरेंस दिया हुआ है टेंडर और एस्टीमेट में. टेंडर में क्या लिखा हुआ है? इट्स ऑब्जेक्ट इज टू सप्लाई गुड. टेंडर का मतलब है वस्तु को सप्लाई करना. एस्टीमेट का मतलब होता है कि किसी वर्क को, प्रोडक्शन को या कंस्ट्रक्शन को पूरा करने का प्राइस. प्राइस के लिए क्या लिखा हुआ है कि टेंडर का जो प्राइस होता है वो बदल नहीं सकता, जबकि एस्टीमेट का प्राइस बदल सकता है. एक्सेप्टेंस. टेंडर एक बार अगर एक्सेप्ट हो गया तो जो भी व्यक्ति ऑफर कर रहा है उसके ऊपर ये बाइंडिंग है, मतलब वो बाध्य है इसे करने के लिए. जबकि एस्टीमेट जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता जब तक ये दोनों पार्टी ना उसे एक्सेप्ट कर लें. सिक्योरिटी. सम अमाउंट इज डिपॉजिटेड एज सिक्योरिटी. टेंडर के केस में कुछ अमाउंट जो है सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट करना पड़ता है, जबकि एस्टीमेट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कोई अमाउंट डिपॉजिट किया जाए, केवल एग्रीमेंट जो है वही अपने आप में काफ़ी है. अब है अगला टॉपिक, मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल, कि हम विक्रय को कैसे बढ़ा सकते हैं. देखो, किसी भी बिजनेसमैन का जो मेन मोटिव होता है, मेन मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है ज़्यादा लाभ कमाना. ज़्यादा लाभ कैसे कमाएगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके. आजकल चूँकि कट थ्रोट कंपटीशन है, मतलब हिंदी में कहते हैं गला काट प्रतिस्पर्धा,
तो इसके लिए क्या होता है कि सभी बिजनेसमैन को कुछ रास्ते अपनाने पड़ते हैं जिससे कि वो अपनी सेल को बढ़ा सकें। उनमें पहला रास्ता है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट की मीनिंग डेफिनेशंस दी हुई है, मीनिंग हम बता दे रहे हैं, डेफिनेशंस कोई एक याद कर लेना, कोई एक डेफिनेशन एटलीस्ट, कि एडवर्टीज़मेंट वर्ड की मीनिंग क्या है। द वर्ड एडवर्टाइजिंग हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडवर्ट विच मीन्स टू टर्न द माइंड टूवर्ड्स। ये लैटिन वर्ड एडवर्ट से बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि अपनी तरफ या किसी पर्टिकुलर की तरफ दिमाग को बदलना, घुमाना, ठीक है, मतलब लोगों के माइंड को चेंज करना टूवर्ड्स, उसकी तरफ। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म इज टू गिव पब्लिक नोटिस और टू अनाउंस पब्लिकली। डिक्शनरी मीनिंग अगर देखें तो उसका मतलब हुआ लोगों को कोई सूचना देना या एक पब्लिकली लोगों के बीच में किसी चीज़ का अनाउंस करना। एडवर्टाइजिंग हैज़ बीन वेरियसली डिफाइंड बाय वेरियस एक्सपर्ट। कई एक्सपर्ट ने अलग अलग डिफाइन किया, कुछ लोगों की डेफिनेशन दी हुई है। आगे एक चीज़ें लिखी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन वी कैन से दैट द एडवर्टीजमेंट इज अ मीडियम ऑफ इम्पर्सनल सेल्स ऑफर्स। इट इज़ एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बींग्स टू बाय और पॉजेस वंस प्रोडक्ट। इन्होंने कहा कि जो ऊपर डेफिनेशन है इनका मतलब ये निकल रहा है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो एक माध्यम है इम्पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत ना जा करके सूचना के माध्यम से सेल को बढ़ाने की कोशिश का। ये एक आर्ट है जिस आर्ट की मदद से आदमियों को, लोगों को उस चीज़ को खरीदने का या अपने पास रखने का, उस प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस किया जा सके, प्रभावित किया जा सके। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ पॉपुलराइजिंग वंस प्रोडक्ट और सर्विस। लोगों के बीच में प्रचलित करने का किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को भी ये एक तरीका है। इन सिंपल वर्ड्स, advertising is a mass communication of information intended to pursue buyers to buy products with a view of maximum profit। इसका मतलब यह हुआ आसान शब्दों में कि विज्ञापन जो है वो एक तरीका है मास कम्युनिकेशन का, बहुत लोगों को कोई बात बताने का, इन्फॉर्मेशन का, जानकारी देने का, जिससे कि हम उन्हें प्रेरित कर सकें कि वो प्रोडक्ट को खरीदें और हम ज़्यादा लाभ कमाएं। Advertising can be classified under two categories, that means product advertising and institutional advertising। एडवर्टाइजिंग को दो तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके की होती है। एक होती है किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज, किसी उत्पाद को एडवर्टाइज करना, विज्ञापन करना, और दूसरा हो गया किसी संस्था का विज्ञापन करना, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन जो है ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके के लोगों के बीच में हमें करना है, ठीक है। कस्टमर, कंज्यूमर कौन है उसके। एडवर्टाइजिंग, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग हो गया, ट्रेड एडवर्टाइजिंग हो गया, नॉन प्रॉफिट एडवर्टाइजिंग हो गया, और इसके अलावा टाइम पर भी होता है कि रिस्पांस कितने उसमें आता है, कि कितनी जल्दी हमें रिस्पांस चाहिए। डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग जो सीधा प्रभाव डालता हो, इनडायरेक्ट एक दूसरी तरीके से प्रभाव डालता हो, ज़्यादा समय टेकिंग होगा वो। अब कुछ एडवर्टाइजिंग के विषय में इन्होंने बताया। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग जैसा कि इसका नाम है, जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या ब्रांड का या सर्विस का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बीच में यूज़ होता है। यहाँ पर ये किसी प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स बताते हैं और उनकी इमेजेस दिखाते हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं, उनके लाभ बताते हैं, उनके चित्र दिखाते हैं। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जहाँ पर कि फिर फर्म को बनाना है, जहाँ पे उन्हें मतलब फर्म का विज्ञापन करना है, ठीक है, कि जिससे कि आदमी उस कंपनी को या उस फर्म को या उस को जो है उस संस्था को अच्छा समझने लगे, जिससे कि उसकी गुडविल बने। जब गुडविल बन जाएगी तो उसके प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेंगे, आसानी से बिकेंगे। तो यहाँ पे जो है इसमें जो है नॉर्मली फर्म की जो है एडवर्टाइजिंग की जाती है। कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के ऐसे विज्ञापन आते हैं कि उनकी फैक्ट्री इतनी बड़ी है, इतने बड़े उसमें है और ऐसी ऐसी मशीनें यूज़ कर रही हैं। वहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं बताते, वहाँ वो अपनी फैक्ट्री के विषय में बता रहे हैं, मतलब वो फैक्ट्री का प्रचार कर रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग हो गया। अब है एडवर्टाइजिंग मीडिया, कि हम जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो किस माध्यम से कर रहे हैं। मीडिया का मतलब होता है जिसकी मदद से एडवर्टीजमेंट को, विज्ञापन को लोगों तक
कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। एक लोगों की डेफिनेशन दी हुई है इन द वर्ड्स ऑफ ब्रेनन, एडवर्टाइजिंग मीडिया में बी डिफाइंड एज अ फिजिकल मीन whereby a manufacturer of goods or utilities or services tells the consumer about his product or service। इसका मतलब हुआ एडवर्टीजमेंट मीडिया जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से किसी वस्तु या सर्विस का उत्पादक अपने कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के विषय में बताता है। अच्छा, एडवर्टाइजिंग मीडिया को दो कैटेगरी में किया गया है, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग में दो चीज़ों के नाम इन्होंने पहला नाम लिया है प्रेस मीडिया। प्रेस मीडिया वो हुआ जहाँ पर पब्लिकेशन होता है, जहाँ पे कुछ छापा जाता है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीडिया है क्योंकि ये सबसे सस्ता भी है और देश में बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ भी करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल, स्टेट एंड लोकल न्यूज़पेपर, बहुत सारे तरह के न्यूज़पेपर चल रहे हैं। नेशनल न्यूज़पेपर हैं जो पूरे देश में चलते हैं, स्टेट के न्यूज़पेपर हैं, लोकल न्यूज़पेपर भी हैं, ठीक है। उनमें व्यापार, बिजनेस, इंडस्ट्री, टेक्निकल्स, जर्नल और मतलब कई तरीके की मैगजीनें भी ये लोग छापते रहते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू इनका एडवर्टीजमेंट किया जाता है। अब इसका पहला एग्जाम्पल इन्होंने लिया न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है लोगों के बीच में विज्ञापन करने का। इसका एक कारण ये है, एक तो ये बहुत शॉर्ट इंटरवल पे आता है, मतलब रोज़ छप रहा है, आज छपा फिर कल फिर छपेगा, ठीक है। इसको इन्होंने बोला कि इसको बैकबोन ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम भी कहा जाता है और लगभग 45% जो है न्यूज़पेपर का वो केवल एडवर्टीजमेंट से भरा होता है। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो लगभग आधा न्यूज़पेपर जो है वो एडवर्टीजमेंट से ही भरा हुआ होता है। न्यूज़पेपर भी कई तरीके का होता है, डेली आने वाला, वीकली आने वाला, बाई वीकली आने वाला, 2 हफ्ते पे आने वाला, ठीक है। और कुछ तो ऐसे भी हो गए जो सुबह शाम छपने लगे हैं, तो इनमें लोग एडवर्टाइज़ करते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करने के? पहला, एडवर्टीजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर रीच द पब्लिक एट अ लोअर कॉस्ट टू द एडवर्टाइजर एज कम्पेयर टू द अदर मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग। कि न्यूज़पेपर में विज्ञापन देना सबसे सस्ता है, सबसे कम लागत आती है इसमें। दूसरा, इट रीचेस द वाइडेस्ट ऑडियंस एज न्यूज़पेपर कवर वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। न्यूज़पेपर जो होता है वो सबसे ज़्यादा ऑडियंस के पास जाता है और ज़्यादातर हर आदमी न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ता है क्योंकि न्यूज़पेपर में कई तरीके की खबरें होती हैं, तो लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पेपर खरीदते हैं। तीसरा लिखा हुआ है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग इज ब्रॉड, डाइवर्सिफाइड एंड एम्ड फॉर ऑल एजेस, सेक्स, इनकम ग्रुप, क्लासेस एंड रिलीजन। न्यूज़पेपर जो होता है वो हर तरीके के ग्रुप को कवर करता है, आदमी हो, औरत हो, अलग अलग इनकम ग्रुप हो, अलग अलग क्लास के लोग हों, अलग अलग धर्म के लोग हों, सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज सुटेबल फॉर लोकल, नेशनल एंड इवन इंटरनेशनल मार्केटिंग एज वन कैन एडवर्टाइज इन लोकल, स्टेट और नेशनल न्यूज़पेपर सूटेड हिम हिज ओन रिक्वायरमेंट। अब न्यूज़पेपर जैसे मान लो हमें लोकल न्यूज़पेपर में देना, लोकल में ही एडवर्टाइज करना है तो हम लोकल न्यूज़पेपर में दे देंगे, हमें देश में एडवर्टाइज करना है तो हम नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में दे देंगे। इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी, तो कहने का मतलब है जैसी हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम न्यूज़पेपर भी चूज़ कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स क्विक पब्लिक रिस्पॉन्स एज बाइंग जनरली फॉलोज रीडिंग। ये जो है क्विक रिस्पॉन्स भी दिखाता है पब्लिक का, लोग पेपर पढ़ते हैं फिर मार्केट में उसके विषय में पता करते हैं और खरीदते भी हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, इट मेक्स फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर एडवर्टाइजिंग पॉसिबल एंड हेंस इट इज़ वेरी इफेक्टिव। न्यूज़पेपर में जो होता है रेगुलर और फ्रीक्वेंट एडवर्टाइजिंग हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर तो रोज़ सुबह आता है, तो मान लो 4 दिन किसी ने लगातार छपवा दिया तो लोग 4 दिन तक लगातार वही देख रहे हैं, तो ये लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट रीचेज द पब्लिक एट अ वेरी हाई स्पीड। ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल मीडियम है कि मतलब घटा बढ़ा भी सकते हैं एडवर्टीजमेंट को और ये पब्लिक तक बहुत हाई स्पीड से पहुंचता है। मतलब रोज़ सुबह पहुंच रहा है, रात में पेपर छपा, सुबह पहुंच गया, तो वह शाम को किसी ने डिसाइड किया कि हमें ऐड देना है, उसने दे दिया, सुबह वो लोगों के हाथ में पहुंच गया पेपर।
आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू एडवर्टाइज ब्रीफ, लेंदी और इलस्ट्रेटेड मैसेज थ्रू न्यूज़पेपर। छोटा छापना है, बड़ा छापना है, बहुत ज़्यादा उदाहरण दे करके छापना है, कैसा भी छापना हो अपना एडवर्टीज़मेंट, वो उसमें हम करवा सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशन क्या क्या हैं। पहला कि न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट जो है वो जो पुअर, थोड़ा अनअट्रैक्टिव हो जाता है न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि इसकी पेपर की और प्रिंटिंग की क्वालिटी थोड़ी लो होती है। दूसरा पॉइंट कि न्यूज़पेपर की लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत कम लाइफ होती है। कहने का मतलब एक कहा भी गया है, कोई कहावत है, नथिंग इज़ एज डेड एज यस्टरडेज न्यूज़पेपर। इतनी जल्दी कोई नहीं मरता, ऐसा कोई नहीं मरता जैसा कल का पेपर। आज का पेपर कल बेकार है, ठीक है, इसकी लाइफ बहुत कम होती है। तीसरा लिखा हुआ है, द एवरेज रीडिंग टाइम ऑफ न्यूज़पेपर इज़ कन्फाइंड टू 15 to 20 मिनट्स ओनली एंड एज सच रीडर्स में इग्नोर द एडवर्टीजमेंट। चूँकि लोग जो है ज़्यादातर 15 से 20 मिनट तक औसतन पेपर पढ़ते हैं, तो अब इसमें यह भी हो सकता है कि आदमी जो है एडवर्टीजमेंट को इग्नोर कर दे, पेज ही ना खोले वो। फिर लिखा हुआ है, द मीडिया ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग इज़ लिमिटेड टू इनलाइटेंड एंड लिटरेट पीपल ओनली। एक दूसरा ये डिसएडवांटेज है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, केवल वही लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बाकी लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आखिरी पॉइंट है इसका कि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट बिकम लेस इफेक्टिव व्हेन सेवरल एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम प्रोडक्ट अपीयर्स इन द सेम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट थोड़ा कम अट्रैक्टिव हो जाता है जब एक ही जैसे उत्पाद के, एक ही जैसे प्रोडक्ट के कई एडवर्टीजमेंट उसी न्यूज़पेपर में छपे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यूज़पेपर जो है वो एक बेकार मीन हो जाता है। अगली हेडिंग है मैगजीन एंड जर्नल्स।